तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है पोस्ट RN थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट नर्सिंग रिसर्च का यूनिट नंबर 3, जो कि हमारे साथ इंट्रोडक्शन टू क्वांटिटेटिव डिज़ाइन वर्सेस क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन है। इसको आज हम डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह इसको समझने की कोशिश करेंगे। ऑलरेडी आप लोग बायोस्टेटिस्टिक्स में भी थोड़ा बहुत इसके हवाले से पढ़ चुके हो सेकेंड सेमेस्टर में, और इसके साथ साथ एपिडेमियोलॉजी में भी आप लोग काफ़ी डिटेल के साथ ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हो, जो कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आप लोगों को थोड़ी बहुत जो है आसानी होगी इसको समझने में। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे इस लेक्चर्स के ऑब्जेक्टिव्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। इस लेक्चर में हम मंदरजा झेल टॉपिक्स पर बात करेंगे। सबसे पहले हम एक्सप्लोर करेंगे क्वांटिटेटिव डिज़ाइन यूज़ इन नर्सिंग रिसर्च के। नर्सिंग रिसर्च में क्वांटिटेटिव डिज़ाइन को किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से इसके हमारे साथ जो टाइप है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटेटिव हो गए, क्वाज़ी एक्सपेरिमेंटल, नॉन एक्सपेरिमेंटल हो गए। इसके साथ साथ examine the different types of quantitative research design। quantitative research design के हमारे साथ जो मुख्तलिफ टाइप्स है, जिसमें आपके पास कोहॉर्ट स्टडी आ जाती है। जी जी, ओके डियर स्टूडेंट्स। तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी हो गई, ठीक है, केस कंट्रोल स्टडी हो गई हमारे साथ। तो ये क्या है, ये हमारे साथ मुख्तलिफ टाइप है क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन के। तो इंशाल्लाह इसको जो है हम समझने की कोशिश करेंगे और इसको जो है डिस्कस करेंगे। सही है। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन की। व्हाट इज़ क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन। क्वांटिटेटिव का लफ्ज़ जो है, आप लोगों को इस लफ्ज़ से ही अंदाज़ा हो जाता है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन या क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन से मुराद क्या है। डिज़ाइन से मुराद मेथड है। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन या क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड, ये हमारे साथ वो डिज़ाइन होता है जिसमें हम क्वांटिटेटिवली क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं और उस डेटा को उसी डेटा के बेस पर हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, न्यू इंफॉर्मेशन जो है उसको हम क्रिएट करते हैं। तो इस तरह के जो रिसर्च डिज़ाइन होते हैं, जिसमें हमारे साथ जो डेटा इन द फॉर्म ऑफ स्टेटिस्टिकल होती है, इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल्स होती है, और उसमें हम मैथमेटिकल टूल्स को यूज़ करते हैं, ठीक है, स्टेटिस्टिकल टूल्स को हम यूज़ करते हैं। तो इस तरह की जो रिसर्च डिज़ाइन होती है, इसको हम क्या कहते हैं, quantitative research design कहते हैं। So quantitative research design is a systematic investigation of phenomena by gathering quantifiable data and performing statistical, mathematical and computational techniques is called quantitative research design। काइंडली अपने माइक्स म्यूट करें। क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन ये हमारे साथ एक ऐसी सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन फिनोमिना से मुराद प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए हम क्वांटिफिएबल डेटा को हम क्या करते हैं, गैदर करते हैं। क्वांटिफिएबल डेटा से मुराद ये है कि वो डेटा, वो इंफॉर्मेशन जो कि हमारे साथ इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, इन द फॉर्म ऑफ डिजिट्स होती है, तो इसको कहते हैं क्वांटिफिएबल डेटा, ठीक है। तो इस तरह के डेटा को हम क्या करते हैं, इस सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन के ज़रिए जमा करते हैं और इसके साथ साथ स्टेटिस्टिकल, मैथमेटिकल और कंप्यूटेशनल टेक्निक्स को यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं, अपने रिसर्च को जारी और सारी रखते हैं। तो इस तरह के जो हमारे साथ रिसर्च डिज़ाइन होते हैं, जिसमें हमारे साथ जो डेटा होता है वो इन द फॉर्म ऑफ डिजिट्स, इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन कहेंगे, ठीक है। क्लियर है। क्लियर है सर। वेरी गुड। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो ट्रेडिशनली हमारे साथ जो बेसिक स्टडी डिज़ाइन होते हैं हेल्थ केयर में, जो हम मुख्तलिफ रिसर्च डिज़ाइन यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप क्वांटिटेटिव रिसर्च को देखें तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में हमारे साथ जो दो मेजर क्लासेस हैं, उसमें एक आपके पास एनालिटिकल रिसर्च आती है और दूसरी आपके पास डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन आती है। अब अगर आप एनालिटिकल रिसर्च डिज़ाइन को मज़ीद आप एक्सप्लोर करके देखें तो इसमें आप
आपके पास दो तरह के स्टडी डिज़ाइन आते हैं। एक आपके पास नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिज़ाइन होता है और एक आपके पास एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिज़ाइन होती है। सो नॉन एक्सपेरिमेंटल एनालिटिकल रिसर्च में अगर आप देखें तो इसमें आपके साथ मज़ीद 3 क्लासेस आते हैं, जिसमें पहले नंबर पर आपके पास कोहॉर्ट स्टडी आती है, दूसरे नंबर पर आपके पास केस कंट्रोल स्टडी आती है और तीसरे नंबर पर आपके पास क्रॉस सेक्शनल स्टडी आती हैं। इसी तरह से अगर आप एक्सपेरिमेंटल को देखें तो एक्सपेरिमेंटल में आपके पास दो तरह के क्लासेस है जो कि हम क्या करते हैं यूज़ करते हैं डिज़ाइन। एक रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल डिज़ाइन है हमारे साथ और दूसरा हमारे साथ काज़ाई एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिज़ाइन है। तो ये हो गया। और इसी तरह से अगर आप जो दूसरी मेजर क्लास है हमारे साथ क्वांटिटेटिव रिसर्च की, इसमें अगर आप देखें डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन में अगर आप देखें जी जी सर ये RCT क्या है सर, ये प्लीज आर से बताइएगा। मुराद रेंडमाइज, सी से मुराद कंट्रोल और टी से मुराद ट्रायल है। सो रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। थैंक यू सर। सो डिस्क्रिप्टिव में आपके पास दो तरह की क्लासेस है। एक हमारे साथ केस रिपोर्ट आती है और दूसरी हमारे साथ जो है केस सीरीज आती है। केस रिपोर्ट से मुराद ये है कि इसमें आप एट अ टाइम एक केस को क्या कर रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं। और केस सीरीज से मुराद ये है कि एट अ टाइम बहुत सारे डिजीज़ को आप क्या कर रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं। तो इस वजह से इसको केस सीरीज कहते हैं। इसके अलावा आपके पास जो दूसरी क्लास आती है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन में, तो वो क्रॉस सेक्शनल स्टडी है। तो इन सारे क्लासेस को, सब क्लासेस को हम डिटेल के साथ वन बाय वन समझने की कोशिश करेंगे। तो इंशाल्लाह आप लोगों ने लेक्चर को गौर से सुनना है, ठीक है, ताकि सारी चीज़ें जो है आपको क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे एनालिटिकल वर्सेस डिस्क्रिप्टिव स्टडी की, ठीक है, कि एनालिटिकल रिसर्च डिज़ाइन में हम क्या करते हैं और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन में हम क्या करते हैं। ये एनालिटिकल और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन जो है ये दोनों आपके पास क्या है, कैटेगरीज है किस रिसर्च के, क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन के, ठीक है, क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन के। ये आपने इस तरह से याद रखना है। सो एनालिटिकल रिसर्च डिज़ाइन को अगर आप देखें तो एनालिटिकल में हम क्या करते हैं, एनालिटिकल स्टडीज आर यूज्ड to test hypotheses by selection and comparison of group. In analytical research, the researcher must use facts or information already available and analyze these to make a critical evaluation of the material. एनालिटिकल स्टडीज़ जो है ये हमारे साथ ऐसे रिसर्च स्टडीज़ होते हैं जिसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म के जो हाइपोथेसिस होते हैं, मतलब मिसाल के तौर पर जो थ्योरीज़ होती हैं या जो हाइपोथेसिस या जो स्टेटमेंट लोगों ने मुख्तलिफ़ सिचुएशन के हवाले से, मुख्तलिफ़ डिजीज़ के हवाले से दिए होते हैं, तो उन हाइपोथेसिस को हम एक्सपेरिमेंटली क्या करते हैं, उसको हम टेस्ट करते हैं, ठीक है, और फिर मुख्तलिफ ग्रुप के साथ उसकी हम कंपैरिजन करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि किस तरह के इफ़ेक्ट जो है प्रोड्यूस हुए हैं, क्या क्या जो है हुआ है इस एक्सपेरिमेंट की वजह से। तो एनालिटिकल स्टडीज़ ये ऐसी स्टडीज़ होती है जिसमें हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस को क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं और फिर मुख्तलिफ ग्रुप की हम एक दूसरे के साथ कंपेरिजन करते हैं। एनालिटिकल रिसर्च में हम क्या करते हैं, एनालिटिकल रिसर्च में जो रिसर्चर होते हैं तो वो फैक्ट्स, मतलब जो फैक्ट्स होते हैं, जो हकीकत होती है, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन उनके पास पहले से अवेलेबल होती हैं, तो उसी को यूज़ करते हुए, उसी को एनालाइज करते हुए, क्रिटिकली उसकी इवाल्वेशन करते हुए उससे क्या करते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं, उससे जो है न्यू इन्फॉर्मेशन जो है जनरेट करते हैं। तो ये हमारे साथ सब कुछ कहाँ पर होता है, ये सब कुछ हमारे साथ एनालिटिकल रिसर्च डिज़ाइन में होती है। इसके बनिस्बत अगर आप डिस्क्रिप्टिव स्टडी या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन को देखें तो डिस्क्रिप्टिव स्टडी ये हमारे साथ ऐसी स्टडी होती है जिसमें हम क्या करते हैं, इन्वॉल्व डिटेल इन्वेस्टिगेशन ऑफ इंडिविजुअल्स इन ऑर्डर टू इम्प्रूव नॉलेज ऑफ डिजीज। इट ऑफन हैव नो प्रीवियर हाइपोथेसिस एंड आर अपॉर्चुनिस्टिक स्टडीज ऑफ डिजीजेस, ठीक है। मतलब यह है कि हमारे साथ ये ऐसी स्टडीज़ होती हैं जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम ऐसी डिजीज़ को स्टडी करते हैं जिसके बारे में हमें पहले से कोई इन्फॉर्मेशन जो है हमारे पास अवेलेबल
नहीं होती। और जो चीज़ें हम स्टडी कर रहे होते हैं, जो केसेस हम इसमें स्टडी कर रहे होते हैं, तो उसको डिटेल के साथ स्टडी करते हैं। इसमें हम किसी किस्म की हाइपोथेसिस टेस्टिंग वगैरह नहीं करते। सो रिसर्च के दौरान जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं, तो इस दौरान हमें जितनी भी नई इंफॉर्मेशन मिलती है या हमें जितने भी केसेस मिलते हैं, तो उस पर हम डिटेल के साथ क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो इस तरह की जो रिसर्च डिज़ाइन होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन कहते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम क्या करते हैं, सर्वे करते हैं, मतलब कम्युनिटी विजिट करके वहाँ जो है सर्वे करते हैं, सर्वे के ज़रिए डेटा गैदर करते हैं। इसके साथ साथ फैक्ट्स फाइंडिंग इंक्वायरीज ऑफ डिफरेंट काइंड, फैक्ट्स पर मुश्तमिल, मतलब फैक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जो असल इंफॉर्मेशन है, असल हकीकत है, उसको जानने के लिए हम मुख्तलिफ़ किस्म के क्या करते हैं, लोगों से सवालात करते हैं। लोगों से जो है हम मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चंस करते हैं, जिसके जो जवाब हमें मिलते हैं, तो उसी के बेस पर हम क्या करते हैं, फिर कंक्लूजन करते हैं। तो इस तरह के जो रिसर्च डिज़ाइन होती है, जिसमें हम ये सारा काम करते हैं, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन कहते हैं, या डिस्क्रिप्टिव स्टडी इसको हम कहते हैं। सो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इसको याद करते हैं, तो पहली बात आपने दोनों में ये याद रखनी है कि एनालिटिकल रिसर्च में हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, ठीक है, और इसमें हम मुख्तलिफ ग्रुप को क्या करते हैं, सेलेक्ट करके उसको फिर एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं। मतलब इसमें हमारे साथ कंट्रोल एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वगैरह होते हैं, ठीक है, या ट्रीटमेंट और कंट्रोल ग्रुप होती हैं। जबकि डिस्क्रिप्टिव स्टडी में हमारे साथ इस तरह से कुछ भी नहीं होता। तो इस तरह से एक दूसरे को कंपेयर करते हुए आप दोनों में डिफरेंस को आसानी से वाजे करके देख सकते हैं, और आपके लिए याद करना भी फिर आसान होगा। क्लियर है? यस सर। जी सर। वेरी गुड। अब हम आ जाते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की तरफ। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इसके नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि ये ऐसे रिसर्च होते हैं जिसमें बज़ाते खुद हम इन्वॉल्व होकर क्या करते हैं, मुख्तलिफ हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करते हैं, उस पर हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो इस वजह से इस तरह के जो रिसर्च होते हैं, इसको हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में सबसे पहले नंबर पर हमारे साथ आता है रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल जो है, इसको गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ रिसर्च डिज़ाइन भी कहते हैं। एमसीक्यूज में आ सकता है कि टर्म इज यूज विच टर्म इज यूज फॉर रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, ठीक है। सो रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल के लिए दूसरा कौन सा वर्ड यूज़ होता है या टर्म यूज़ होता है, तो इसको हम गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ रिसर्च डिज़ाइन भी कहते हैं। इट कैन बी डिफाइन एज एन ऑब्जर्वेशन अंडर कंट्रोल कंडीशन। मतलब यह है कि जो रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल डिज़ाइन होती है हमारे साथ, तो ये हमारे साथ ऐसी स्टडी होती है, ऐसी रिसर्च होती है, जिसमें जितने भी हम ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं या जितने भी हम रिसर्च कर रहे होते हैं, तो वो कंट्रोल कंडीशन में होती है। मतलब सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती है और हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इन्वायरमेंट को चेंज करते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो पार्टिसिपेंट होते हैं उनको जो है हम चेंज करते रहते हैं। तो सारी चीज़ें जो है हमारे कंट्रोल में होती है, और इसी दौरान जो है हम क्या कर रहे होते हैं, चीज़ों को मॉनिटर कर रहे होते हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं, डेटा गैदर कर रहे होते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल कहते हैं। मज़ीद अगर आप इसको आसान करके देखते हैं, तो ये हमारे साथ ऐसी रिसर्च स्टडी होती है जिसमें रिसर्चर्स क्या करते हैं, रेंडमली अपनी रिसर्च के लिए क्या करते हैं, सब्जेक्ट्स को असाइन करते हैं। सब्जेक्ट से मुराद पार्टिसिपेंट्स को सेलेक्ट करते हैं इनटू ट्रीटमेंट ग्रुप, ठीक है, एंड कंट्रोल या कंपैरिजन ग्रुप। मतलब यह है कि रेंडमाइज कंट्रोल में आपने जो है, जब आप पॉपुलेशन से सैंपल सेलेक्ट कर लेते हैं, तो उस सैंपल में भी आपने फिर उस सैंपल को दो हिस्सों में तकसीम करना होता है, उसके दो ग्रुप बनाने होते हैं। एक आपके पास ए ग्रुप होता है, ठीक है, और दूसरा जो है आपके पास बी ग्रुप होता है। सो फॉर एग्जांपल ये जो ए ग्रुप है आपके पास, तो ये आपके पास ट्रीटमेंट ग्रुप आ जाती है या एक्सपेरिमेंटल ग्रुप आ जाती है, और जो बी ग्रुप है ये आपके पास कंट्रोल या कंपैरिजन ग्रुप आ जाती है, ठीक है। सो जो ए ग्रुप होती है ये आपके पास क्या होती है, ये आपके पास
डिपेंडेंट वेरिएबल होती है या डिपेंडेंट क्लास होती है, ठीक है। जबकि जो बी ग्रुप होती है आपके पास, जिसको हम कंट्रोल या कंपैरिजन ग्रुप कहते हैं, तो ये आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होती है। मतलब इस पर किसी किस्म के इन्वायरमेंट का, किसी किस्म की चीज़ों का कोई असर नहीं होता। जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कुछ चेंजेस लाते हैं, ठीक है, इसमें कुछ गड़बड़ करते हैं, तो इसको देखते हुए फिर हम क्या करते हैं, ग्रुप ए को हम देखते हैं, कंपेयर करते हैं कि ग्रुप बी में चेंजेस लाने की वजह से आया ग्रुप ए में चेंजेस आती है या नहीं। अगर ग्रुप ए में चेंजेस आती है तो मतलब ये है कि ये हमारे साथ डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, ग्रुप बी पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं, ग्रुप ए को ट्रीटमेंट ग्रुप कहेंगे, और जो ग्रुप बी है इसको हम कंट्रोल या कंपैरिजन ग्रुप कहेंगे, क्योंकि ग्रुप बी के ज़रिए फिर हम इसको क्या करते हैं, ग्रुप बी के साथ हम ग्रुप ए को कंपेयर करते हैं, तो इस वजह से इसको कंपैरिजन ग्रुप भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, independent सर variable is manipulated through treatment and the effects of those intervention is observed on the dependent variable। वही बात है जो कि मैंने आपको कही। बी ग्रुप जो है ये आपके पास क्या है, फॉर एग्जांपल इंडिपेंडेंट ग्रुप है, ठीक है। इंडिपेंडेंट आई में इसके ऊपर लिख देता हूँ, ये आपके पास इंडिपेंडेंट ग्रुप है, और जो ए है ये आपके पास क्या है, ये आपके पास डिपेंडेंट ग्रुप है, ठीक है, डिपेंडेंट। अब इस बी ग्रुप में आपके पास जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जितने भी आपके पास पेशेंट होते हैं, तो उनको आप फॉर एग्जांपल उनको क्या है, फीवर है या उनको मलेरिया हुआ है, तो मलेरिया के लिए आपने ड्रग्स जो है ईजाद किए हैं। तो इन ड्रग्स के इफ़ेक्ट्स को जानने के लिए आप इन ट्रीटमेंट ग्रुप को पर क्या करते हैं, या जो इंडिपेंडेंट ग्रुप जो कि कंट्रोल या कंपैरिजन ग्रुप हम इसको कहते हैं, इसमें जो मौजूद पार्टिसिपेंट होते हैं उनको हम इंजेक्शन दे देते हैं या मेडिकेशन एडमिनिस्टर कर लेते हैं। तो इस यहाँ पर हमने इनको जो है मेडिसिन दे दिए है, लेकिन जो डिपेंडेंट ग्रुप है, ठीक है, जो ए ग्रुप है, इसको हमने कुछ भी नहीं दिया। तो अब बी को देने की वजह से हम ए को देखेंगे कि आया बी को देने की वजह से इस ए में मौजूद जो लोग हैं इन पर असर पड़ेगा या नहीं। तो इन दोनों को हम एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं। तो जो बी ग्रुप है ये आपके पास इंडिपेंडेंट ग्रुप होता है, जिसको हम कंट्रोल और कंपैरिजन ग्रुप कहते हैं। कंट्रोल इस वजह से कहते हैं कि ये हमारे कंट्रोल में होता है, इसमें हम जो चेंजेस लाते हैं तो वो हमारे मर्ज़ी के मुताबिक होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इसको कंट्रोल ग्रुप कहते हैं। और जो ए है ये क्या होता है, ये डिपेंडेंट ग्रुप होता है, मतलब ये इस बी ग्रुप पर क्या कर रहा होता है, डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। तो इस वजह से इसको डिपेंडेंट ग्रुप कहते हैं, सही है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल जो प्रोसेस है इसको हम परफॉर्म करते हैं। क्लियर है? जी सर। वेरी गुड सर इसको रिपीट कर दें प्लीज, जी। मेरे सिग्नल डाउन हो गए थे इसलिए आवाज भी नहीं आई। ठीक है, ठीक है। मैंने यहाँ थैंक यू पर सर। दो बातें की है कि एक डिपेंडेंट क्लास होता है, यहाँ पर दोबारा से ये शेयर हो रहा है, जो बातें मैंने की है ना वो यहाँ पर दोबारा आपको उसकी डिफिनीशन अब दी गई है, तो अभी आपको समझ आ जाएगी। मैं यहाँ पर दोबारा रिवाइज करता हूँ। रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल डिज़ाइन वेरिएबल। रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल के जो डिज़ाइन वेरिएबल्स है, वेरिएबल से मुराद फैक्टर्स, ठीक है। तो दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक डिपेंडेंट वेरिएबल। एमसीक्यूज ऑलरेडी पास पेपर्स में इससे आए हुए हैं, आपको पता भी चल जाएगा। मैं आपके साथ वीडियो फॉर्म में पास पेपर शेयर करूंगा तो आपको वहां से पता भी चल जाएगा कि एमसीक्यूज इससे आए हुए हैं। एमसीक्यूज कुछ इस तरह से आया हुआ था कि विच वन ऑफ द वेरिएबल ऑफ रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आल्सो कॉल्ड ट्रीटमेंट ग्रुप या आल्सो कॉल्ड आउटकम, ठीक है, या कंट्रोल ग्रुप। मतलब यह है कि एमसीक्यूज में कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारे साथ रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल का वो कौन सा वेरिएबल है जिसको हम ट्रीटमेंट वेरिएबल भी कह सकते हैं, या जिसको हम आउटकम वेरिएबल या कंट्रोल या कंपैरिजन ग्रुप भी कह सकते हैं। सो अगर ट्रीटमेंट के बारे में पूछा गया हो कि उसके लिए हम ट्रीटमेंट वर्ड यूज़ करते हैं तो ये आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। अगर आउटकम या कंट्रोल या कंपैरिजन के बारे में पूछा गया हो कि कंपैरिजन ग्रुप है तो वो आपके पास फिर डिपेंडेंट
वो फिर आपके पास क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ठीक है, आउटकम जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास कंट्रोल कंपैरिजन ग्रुप में आएगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हमारे साथ जो पार्टिसिपेंट होते हैं उनको हम क्या करते हैं, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, और इनके असरात हम कहाँ पर देखते हैं, इनके असरात हम डिपेंडेंट वेरिएबल ग्रुप में देखते हैं कि ग्रुप ए को ट्रीटमेंट देने के बाद आया ग्रुप बी में, इस पर ग्रुप बी में जो लोग मौजूद हैं इन पर कोई असर पड़ता है या नहीं, बावजूद इसके कि ग्रुप बी में हमने किसी को भी किसी किस्म की ट्रीटमेंट नहीं दी होती है। ठीक है, तो इस वजह से इसको डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जो है इसको ट्रीटमेंट ग्रुप भी कहते हैं या वेरिएबल कहते हैं। समथिंग दैट इज इंटेंशनली चेंज बाय अ रिसर्चर। ठीक है, वही बात है जो कि मैंने आपको कही कि बी ग्रुप है, डी के बी ग्रुप को कंट्रोल या कंपैरिजन ग्रुप इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में होता है और इसमें जितनी भी चेंजेस आती है तो वो इंटेंशनली आती है। इंटेंशनली से मुराद ये है कि हम खुद इसमें चेंजेस लाते हैं, तो इस वजह से इसमें चेंजेस आ जाती है। रिसर्चर बताते खुद जो है इसमें तब्दीलियाँ करके क्या कर लेते हैं, रिसर्च को चेंज कर लेते हैं, तो इस वजह से इसको ट्रीटमेंट या कंट्रोल या कंपैरिजन ग्रुप कहते हैं। इसी तरह से आपके पास जो दूसरा ग्रुप आता है वो है डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको हम आउटकम कहते हैं। आउटकम इस वजह से इसको कहते हैं क्योंकि जब बी को हम ट्रीटमेंट दे देते हैं, बी में हम चेंजेस ले आते हैं, तो फिर हम ए की तरफ देखते हैं कि आया ए में इसकी वजह से कोई चेंजेस आएंगे या नहीं, ए में हमारे साथ रिजल्ट्स मिलेंगे हमें या नहीं, तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं, आउटकम या डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, सो डिपेंडेंट वेरिएबल्स की ये डिफिनीशन भी आप लोगों को याद होनी चाहिए। यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल की जो डिफिनीशन है वो कुछ इस तरह से दी गई है कि समथिंग दैट माइट बी अफेक्टेड बाय द चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब यह है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस लाने की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या जाए, चेंजेस आ जाए, इसमें तब्दीलियाँ रूनुमा हो जाए, तो इस तरह के जो वेरिएबल होंगे इसको हम क्या कहेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे। मतलब यह है कि ये इस इंडिपेंडेंट ग्रुप पर क्या करता है, इन्हिसार करता है। क्लियर है? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा जी, मज़ीद आगे बढ़ते हैं। रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल के डिज़ाइन को मज़ीद आगे डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, रेंडमाइजेशन किसे कहते हैं, बहुत ही सिंपल है, एमसीक्यूज़ में आता है, इसकी डिफिनीशन आपको दी गई होती है और आपको कहते हैं कि ये डिफिनीशन किस चीज़ की है, तो ये हमारे साथ रेंडमाइजेशन। रेंडमाइजेशन से मुराद सिंपल अल्फाज में यही है कि आप एक क्लास में इंटर होते हैं, ठीक है, वहाँ पर 50 स्टूडेंट्स मौजूद हैं और आप कहते हैं कि मुझे कुछ प्रोजेक्ट करने के लिए 10 या 15 या 20 लोग चाहिए, तो 50 लोग जो है क्लास में मौजूद है और आप क्या करते हैं, रेंडमली लोगों को सेलेक्ट करते हैं। मतलब कुछ लोगों को दरमियान से उठा लेते हैं, कुछ लोगों को सामने से उठा लेते हैं, कुछ लोगों को पीछे से उठा लेते हैं, कुछ लोगों को साइड से उठा लेते हैं और उन लोगों के बारे में आपके पास किसी किस्म की इंफॉर्मेशन नहीं होती कि ये बंदे जो है काबिल है या नहीं। तो इस तरह की जो प्रोसेसेस होते हैं, अमल होते हैं, जिसमें हम जो है बग़ैर सोचे समझे लोगों को क्या करते हैं, बाय चांस जो है उनको सेलेक्ट करते हैं कि आप आ जाए, आप आ जाए, आप आ जाए, पीछे से आए, आगे से आए, दाएं से आए, बाएं से आए। ठीक है, तो इस अमल को हम क्या कहते हैं, रेंडमाइजेशन। क्लियर है? जी सर। अच्छा जी, तो रेंडमाइजेशन मींस रैंडम सिलेक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट from a population and the random assignment of the participant to group in the study is called randomization। रेंडमाइजेशन का मतलब वही है जो कि मैंने आपको एग्जांपल के ज़रिए समझाया कि रेंडमाइजेशन से मुराद ये है कि रेंडमली आप क्या करते हैं, पार्टिसिपेंट्स को एक पॉपुलेशन से सेलेक्ट करते हैं। आप क्लास में एंटर हुए, ये क्लास आपका पॉपुलेशन है, आपको सैंपल चाहिए 10 या 20 लोगों का, तो आपने क्या किया, इस क्लास पॉपुलेशन से 10 लोगों को रेंडमली उठाया, आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, दरमियान से। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपके पास रेंडमाइजेशन कहलाती है। क्लियर है?
यस सर। वेरी गुड, यस सर। वेरी गुड। देखिए, रिसर्च के हवाले से एक बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रिसर्च में आप लोगों को रट्टे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप लोग अपना कंसेप्ट क्लियर करें, इस डिफिनीशन को भी याद ना करें। जस्ट आप लोगों को मैंने उर्दू में जो बताया, मेरी बातों को भी अगर आप लोग याद करें तो आप नर्सिंग रिसर्च का जो पेपर है वो 80% जो है अपने कंसेप्ट से ही क्लियर कर सकते हैं। तो इतना आसान पेपर होता है नर्सिंग रिसर्च का। जस्ट अगर आप लोग जो है इन डिफिनीशंस को समझे, ठीक है, मैं उर्दू में जो आपको बताता हूँ इसको आप समझ जाए तो ये भी आपके लिए काफ़ी हो जाता है। Random selection means that every member of a population has an equal chance of being selected to be a member of the sample. ज़ाहिरी बात है, रैंडम सिलेक्शन का मतलब ये है कि आप क्लास में एंटर हुए तो आपको स्टूडेंट्स के बारे में कुछ भी पता नहीं था और आप जो है आपको 10 स्टूडेंट्स की ज़रूरत थी अपना कोई काम कराने के लिए। तो आपने क्या किया, आपने एक बंदे को सामने से उठा लिया, ठीक है, एक को उसके पीछे जो बैठा था उसको उठा लिया, एक को बिल्कुल लास्ट जो बैक बेंचर है उसमें से सबसे नालायक बंदे को उठा लिया, लेकिन आपको पता नहीं था कि वो नालायक है। दूसरा जो है लेफ्ट साइड में मौजूद कोने में बैठा हुआ, ठीक है, काम कर रहा है, उसको आपने उठा लिया जो कि किसी चीज़ से बिल्कुल बेखबर था। तीसरा जो है आपने फिर दरमियान में से उठा लिया। पांचवे को चौथे को जो है आपने फिर साइड से उठा लिया। छठे को आपने राइट साइड से उठा लिया, ठीक है। फिर आप आगे की तरफ आए, राइट साइड के आगे फ्रंट सीट पर बैठे हुए आपने एक लड़के को उठा लिया। तो मतलब यह है कि हर एक बंदे के सेलेक्ट होने के इक्वल चांसेस होते हैं, ठीक है, कि उसको सेलेक्ट किया जाए। तो इस को कहते हैं रैंडम सिलेक्शन, सही है, जिसमें हर एक बंदे के सिलेक्शन के चांसेस क्या हो, बराबर हो, सबके जो है 100% सेलेक्ट होने के चांसेस हो। मतलब किसी किस्म की फेवरेटिज्म उसमें ना होती हो। आप जो है लकी ड्रॉ के ज़रिए, जैसे कि लकी ड्रॉ के ज़रिए हम किसी को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं ना, तो इस यही काम रैंडम सिलेक्शन में भी होता है। सो रैंडम असाइनमेंट मीन्स, रैंडम असाइनमेंट्स का भी मतलब यह है कि दैट एवरी इंडिविजुअल who is participating in the experiment has an equal chance of being assigned to any of the experimental or control group। अब मिसाल के तौर पर आपने दो ग्रुप जो है पहले से सेलेक्ट किए हुए हैं अपने लिए। एक ग्रुप जो है आपके पास ए है और दूसरा जो ग्रुप है आपके पास क्या है, बी है, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका कंट्रोल ग्रुप है और ये आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, ठीक है। तो अब 10 लोग आपने क्या किए हैं, सेलेक्ट किए हैं रेंडमली। अब इन 10 लोगों में से 5 लोग जो है आपको कंट्रोल ग्रुप के लिए चाहिए और 5 लोग जो है आपको एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के लिए चाहिए। तो इसमें भी फिर आप क्या करते हैं, लक ड्रॉ के ज़रिए क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। तो इसमें भी फिर हर एक बंदे के चांसेस होते हैं, इक्वल चांसेस होते हैं कि आया वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में उसको सेलेक्ट किया गया है या कंट्रोल ग्रुप में उसको सेलेक्ट किया गया है। तो इसको कहते हैं रैंडम असाइनमेंट, ठीक है, कि आया उसको एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जो है रख दिया गया या कंट्रोल ग्रुप में रख दिया गया। तो दोनों के जो है दोनों के पास इक्वल चांसेस होते हैं, 100 चांसेस होते हैं कि उनको या तो एक्सपेरिमेंटल या कंट्रोल ग्रुप में उनको कर दिया जाए। क्लियर है? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। टाइप्स ऑफ रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल डिज़ाइन की तरफ आ जाते हैं। हमारे साथ रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल के डिज़ाइन के जो टाइप्स है, तो इसमें आपके पास सिंपल रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल डिज़ाइन आ जाता है, पोस्ट टेस्टेड ओनली डिज़ाइन भी आ जाता है, प्री टेस्ट पोस्टेड डिज़ाइन आ जाती है, क्रॉस ओवर डिज़ाइन आ जाती है और फैक्टोरियल डिज़ाइन आ जाती है। तो आपके पास टोटल कितने टाइप्स है रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल डिज़ाइन के, तो टोटल आपके पास 3 4 5 टाइप्स है। तो ये आपने याद रखना है कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल डिज़ाइन और फिर ये नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। सिंपल रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, पोस्ट टेस्टेड रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल या प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन, क्रॉस ओवर डिज़ाइन एंड फैक्टोरियल डिज़ाइन, ठीक है। तो इसको अब हम आगे डिस्कस करते हैं।
जो सिंपल रेंडमाइज कंट्रोल डिज़ाइन होता है, तो जो अभी मैंने आपको पूरा प्रोसीजर बताया, तो सिंपल रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में सब कुछ यही होता है कि एक पॉपुलेशन आपके पास है, ठीक है, ये एक पॉपुलेशन है, इसमें से आप रेंडमली सिलेक्शन करते हैं, रेंडमली सॉरी ये आपके पास एक सैंपल है, सैंपल में से आप रेंडमली क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, जिसमें से एक आपके पास ट्रीटमेंट ग्रुप आ जाता है, एक आपके पास कंट्रोल ग्रुप आ जाता है, ठीक है। ट्रीटमेंट ग्रुप ये आपके पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, कंट्रोल ग्रुप ये आपके पास इंडिपेंडेंट ग्रुप होता है, ठीक है। फिर दोनों को आप क्या करते हैं, दोनों की आप एक ट्रीटमेंट ग्रुप को आप क्या करते हैं, इंटरवेंशन उनकी करते हैं, जिसमें से उनको फिर आप फॉलो करते हैं, फॉलो करने के बाद जो है दोनों को आप मॉनिटर कर रहे होते हैं, और आखिर में फिर दोनों का जो रिजल्ट होता है उसको आप कंपेयर करते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सिंपल रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल डिज़ाइन कहते हैं। क्लियर है जी सर। सर जी? जी सर क्लियर है। ओके जी, वेरी गुड। अच्छा जी, रेंडमाइज पोस्ट टेस्ट ओनली स्टडी डिज़ाइन, ठीक है। तो रेंडमाइज पोस्ट टेस्ट को अब हम डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे साथ दूसरी टाइप है रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल की। इसमें क्या होता है, दिस टाइप ऑफ डिज़ाइन हैज़ टू रेंडमली असाइंड ग्रुप, an experimental group and a control group. Neither group is pre-tested before the implementation of the treatment, ठीक है। वैसे तो आप सब लोगों ने इस रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल के इंट्रोडक्शन में पढ़ा कि इसमें हमारे साथ दो तरह की क्लासेस होते हैं, एक हमारे साथ कंट्रोल ग्रुप होता है या और दूसरा हमारे साथ जो है एक्सपेरिमेंटल या ट्रीटमेंट ग्रुप होता है। तो हमारे साथ जो रेंडमाइज पोस्ट टेस्ट ग्रुप होता है, ठीक है, या जो टाइप है हमारे साथ रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल की, तो इसमें हमारे साथ क्या होते हैं, वही दो रेंडमली असाइन ग्रुप होते हैं, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और दूसरा कंट्रोल ग्रुप। सो दोनों ग्रुप में से किसी भी ग्रुप को हम उस पर एक्सपेरिमेंट करने से पहले उसकी किसी किस्म की टेस्टिंग जो है हम नहीं करते, ठीक है। तो ये बात आप लोगों ने इस टाइप के हवाले से याद रखनी है कि इसमें हम एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने से पहले कोई टेस्ट नहीं करते, तो इस वजह से इसको रेंडमाइज पोस्ट टेस्ट कहा गया है। द ट्रीटमेंट इज अप्लाइड टू द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप and the post test is carried out on both group to assess the effect of the treatment or manipulation, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इसमें हमारे साथ जो कंट्रोल ग्रुप होता है, ठीक है, तो कंट्रोल ग्रुप पर हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, उस पर हम ट्रीटमेंट करते हैं, ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। और इसी तरह से जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं, और ट्रीटमेंट देने के बाद फिर हम उसको क्या करते हैं, दोनों ग्रुप को एक दूसरे के साथ रख कर उसकी हम कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं कि जो हमने ट्रीटमेंट दी है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को, तो आया इसकी वजह से दोनों ग्रुप में किसी किस्म के चेंजेस जो है वो आए हैं या नहीं, दोनों ग्रुप एक इससे मुतासिर हुए हैं या नहीं। तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, रेंडमाइज पोस्ट टेस्ट ओनली, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ डिज़ाइन इज कॉमन व्हेन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्री टेस्ट द सब्जेक्ट, ठीक है। इस तरह के जो हमारे साथ रेंडमाइज पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन होते हैं, तो ये हम ख़ास तौर पर उन स्टडीज़ में करते हैं जिसमें इंटरवेंशन देने से पहले टेस्ट लेना जो है मुमकिन ना हो, तो फिर हम क्या करते हैं, रेंडमाइज्ड पोस्ट टेस्ट स्टडी डिज़ाइन को हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो इस ग्रुप के हवाले से जो इम्पोर्टेंट बात आप लोगों ने याद रखनी है वो यही याद रखनी है कि ये वो टाइप है हमारे साथ रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल की, जिसमें हम एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसकी हम टेस्टिंग करते हैं, एक्सपेरिमेंट करने से पहले टेस्ट उसकी नहीं करते। क्लियर है? इसके बाद आपके पास जो दूसरा आता है वो रेंडमाइज प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन आता है। तो अब इसके नाम से ही आपको क्लियर हो चुका होगा कि ये वो टाइप है हमारे साथ जिसमें हम एक्सपेरिमेंट करने से पहले और एक्सपेरिमेंट करने के बाद दोनों कंडीशन में हम क्या करते हैं, उसकी टेस्टिंग करते हैं। सो इन दिस डिज़ाइन सब्जेक्ट्स आर रेंडमली असाइन टू इधर एक्सपेरिमेंटल और द कंट्रोल ग्रुप, ठीक है। सब्जेक्ट को हम उसी तरह से रेंडमली क्या कर लेते हैं, या एक्सपेरिमेंटल ग्रुप
या कंट्रोल ग्रुप में हम उनको क्या कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं। द इफेक्ट्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन the effects of the dependent variable on both the group is seen before the treatment. Kindly mics mute करें ना, ये कौन है? The effects of the dependent variable on both the group is seen. तो इसमें क्या होता है, इसमें भी हम उसी तरह से रेंडमली दोनों ग्रुप में जो है हम पार्टिसिपेंट को पुट कर लेते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, द इफेक्ट्स ऑफ बोथ द डिपेंडेंट वेरिएबल, हमारे साथ जो डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, ठीक है, तो इसके इफेक्ट जो है हम बोथ द ग्रुप ऑन बोथ द ग्रुप इज सीन बिफोर द ट्रीटमेंट, मतलब ट्रीटमेंट से पहले ही हम इसके जो इफेक्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, सीन करते हैं, देखते हैं, मतलब प्री टेस्ट इसके हम करते हैं। और फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम मज़ीद लेटर द ट्रीटमेंट इज़ कैरिड आउट ऑन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ओनली एंड आफ्टर ट्रीटमेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज़ मेड ऑन बोथ द ग्रुप। और बाद में जब हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप पर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में ट्रीटमेंट देते हैं, मतलब उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, सिर्फ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप पर, ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम दोनों ग्रुप में फिर हम उसको मॉनिटर करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट करने के बाद इस पर कोई असर हुआ है या नहीं। तो इस वजह से इसको हम फिर क्या कहते हैं, पोस्ट टेस्ट कहते हैं। तो रेंडमाइज तो प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन ये वो टेस्ट होता है जिसमें हम एक्सपेरिमेंट करने से पहले और एक्सपेरिमेंट करने के बाद दोनों कंडीशन में हम पहले भी हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी दोनों को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। क्लियर है? जी सर। वेरी गुड। रेंडमाइज कंट्रोल डिज़ाइन में फिर हमारे साथ जो तीसरी किस्म आती है इसको हम क्या कहते हैं, क्रॉस ओवर डिज़ाइन कहते हैं। क्रॉस ओवर डिज़ाइन में क्या होता है, सब्जेक्ट्स आर एक्सपोज टू मोर देन वन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन इन रैंडम ऑर्डर एंड सर्व एज देयर ओन कंट्रोल। सच डिज़ाइन आर विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हम जो है हमारे साथ जो सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे साथ दो ग्रुप होते हैं उसमें जो सब्जेक्ट होते हैं, पार्टिसिपेंट होते हैं, तो उन पर हम एक से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं, मतलब एक से ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल कंडीशन को हम उनको क्या करते हैं, एक्सपोज करते हैं रेंडमली, ठीक है, मतलब लकी ड्रॉ के ज़रिए हम सिलेक्शन करते हैं। लकी ड्रॉ मतलब एक बैग में दोनों के नेम हमने डाल लिए और लकी ड्रॉ जैसे हम निकालते हैं ना, तो उसी तरह से निकालते हैं, तो जिसका नाम आ जाए उस पर हम दोबारा से क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिसका नाम ना आए तो उस पर हम नहीं करते। तो रेंडमली जो है हम जो है एक से ज़्यादा टाइम जो है उनको हम उस एक्सपेरिमेंटल कंडीशन को एक्सपोज करते हैं, और इसके बाद जो है फिर हम क्या करते हैं, उसको हम देखते हैं, उससे हम डेटा गैदर करते हैं। तो इस तरह के जो डिज़ाइन होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, क्रॉस ओवर डिज़ाइन कहते हैं। सही है, तो इसको क्रॉस ओवर डिज़ाइन कहते हैं, और ये हमारे साथ रेंडमाइज कंट्रोल डिज़ाइन ट्रायल डिज़ाइन की क्या है, तीसरी टाइप है। क्लियर है? सर ये जो डायग्राम है, हाँ बिल्कुल सर ये स्टडी पार्टिसिपेंट है, उसके बाद रैंडमाइजेशन हुई, हाँ, एक ट्रीटमेंट ए वाला हो गया, एक ट्रीटमेंट बी वाला हो गया। बिल्कुल। तो सर विदाउट पीरियड मतलब इसका क्या मतलब है, विदाउट पीरियड? फिर सर ये देखिए कि क्रॉस ओवर हो गया है, ए की जगह मतलब नेक्स्ट ए की जगह बी आ गया और बी की जगह ए आ गया है, ये क्रॉस हो गया है। बिल्कुल। देखिए हमने एक्सपेरिमेंट किया, एक दफ़ा एक्सपेरिमेंट करने के बाद जब दोबारा हमने रेंडमली इसकी सिलेक्शन की, तो पहले जो हमारे साथ बी ग्रुप था वो नीचे था ना, तो दूसरी दफ़ा जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो वो ऊपर आ गया। तो मतलब ये है कि रेंडमली इसकी हमने क्या की, दोबारा से इसको हमने रेंडमली एक्सपेरिमेंट के लिए सेलेक्ट किया था, तो इसमें हमारे साथ दोबारा से क्या हुए, ग्रुप को ये एक्सपोज हुए, एनवायरमेंटल कंडीशन को एक्सपोज हुए, तो इस तरह से हमारे साथ जो ए था वो नीचे आ गया। तो मतलब ये है कि हम रैंडम ऑर्डर के साथ जो है हम एक से ज़्यादा टाइम जो है हम ग्रुप्स को क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन को एक्सपोज करते हैं। इससे मुराद ये है कि उस पर हम एक से ज़्यादा टाइम
एक्सपेरिमेंट करते हैं और उससे हमारे सर साथ इसका मतलब ये है कि जैसे पहले स्टडी पार्टिसिपेंट थे, फिर रेंडमाइजेशन हुई, ग्रुप ए बना, ग्रुप बी बना। ग्रुप ए को हमने मेडिसिन और सारी ट्रीटमेंट दिया, ग्रुप बी को हमने नहीं दिया, ठीक है। फिर हमने दोबारा वॉश आउट पीरियड किया दोबारा से, फिर हमने जो बी वाला था जिसको हमने ट्रीटमेंट नहीं दिया था, फिर हमने उसको दे दिया और बी को ए की जगह ले गए, ए को बी की जगह ले गए, इस तरह क्रॉस ओवर करके फिर हमने रिजल्ट निकाला तो उसको क्रॉस ओवर डिजाइन। हाँ जी, तो ये अब जो हुआ है तो ये रेंडमली हुआ है, रेंडम तरीके से हुआ है, ठीक है। तो इस तरह भी हो सकता था कि पहले जैसे हमारे साथ पीरियड 1 में था तो पीरियड 2 में भी ऐसे आ सकता था, लेकिन रेंडमली हो जाता है तो क्रॉस ओवर डिज़ाइन बन जाता है। सही है। सर अभी भी क्लियर नहीं हुआ ये। चलिए ये मैं आगे क्लियर कर दूंगा, आगे ये डिटेल के साथ आने वाला है, मैं मज़ीद इस पर आपको बात जो है मैं डिस्कशन कर लूँगा, ठीक है। ये क्लियर हो जाएगी, ये सिंपल कंसेप्ट है लेकिन आप लोग नहीं समझ रहे इनको। इसमें जो याद करने वाली चीज़ है वो आपके लिए यही है कि ये हमारे साथ वो एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें हमारे साथ जो सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, तो वो जो है एक से ज़्यादा टाइम एक्सपेरिमेंटल कंडीशन को हम क्या करते हैं, या एक्सपेरिमेंट जो है हम उन पर एक से ज़्यादा टाइम करते हैं। लेकिन ये एक से ज़्यादा टाइम मतलब दूसरी जगह जब हम उनको क्या करते हैं, एक्सपोज करते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए, तो उस टाइम जो है इनको रैंडमली क्या किया गया होता है, सेलेक्ट किया गया होता है दूसरे टाइम एक्सपोज करने के लिए या एक्सपेरिमेंटल कंडीशन को एक्सपोज करने के लिए। तो सिर्फ यही बात क्रॉस ओवर डिज़ाइन में है। जो हमने पीछे सारे डिजाइन पढ़े, हमारे साथ जो फोर्थ टाइप है, ठीक है, रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल डिज़ाइन की, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम फैक्टोरियल डिज़ाइन कहते हैं। मतलब इसमें हम फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं। तो फैक्टोरियल डिज़ाइन में रिसर्चर मैनिपुलेट टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, ठीक है, जिस पर किसी चीज़ का असर नहीं होता। इंडिपेंडेंट वेरिएबल से मुराद कंट्रोल ग्रुप होते हैं। तो दो या दो से ज़्यादा कंट्रोल ग्रुप को वो क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, मतलब उसमें चेंजेस लाते हैं, तब्दीलियाँ लाते हैं, या उसको ट्रीटमेंट देते हैं टू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल, ताकि डिपेंडेंट वेरिएबल में उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर हमने जो इंटरवेंशन की थी उसके असरात हम डिपेंडेंट वेरिएबल पर देखें। तो इस तरह के जो हमारे साथ रिसर्च डिज़ाइन होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, फैक्टोरियल डिज़ाइन कहते हैं। दिस डिज़ाइन अलो फॉर द टेस्टिंग ऑफ 2 और मोर हाइपोथेसिस इन अ सिंगल प्रोजेक्ट। इस तरह के जो डिज़ाइन हम फॉलो करते हैं तो एक ही प्रोजेक्ट में हम दो या दो से ज़्यादा जो एक मिसाल के तौर पर स्टेटमेंट दी गई होती है या हाइपोथेसिस दिए गए होते हैं, उसको हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। एट अ टाइम दो या दो से ज़्यादा हाइपोथेसिस पर हम क्या कर रहे होते हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। तो इस वजह से इसको फैक्टोरियल डिज़ाइन कहते हैं। क्लियर है? जी सर, जी सर। इसमें याद करने के लिए आपको जो है सिर्फ ये बात याद रखनी होगी कि फैक्टोरियल डिज़ाइन में रिसर्चर जो है एट अ टाइम दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल को क्या करता है, उसको स्टिमुलेट करता है, उसमें तब्दीलियाँ लाता है। इससे पहले हमने जो पढ़ी उसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल या जो कंट्रोल ग्रुप है उसको मैनिपुलेट किया जाता था। इसमें दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट किया जाता है एक ही टाइम पर। तो इस वजह से इसको फैक्टोरियल डिज़ाइन कहते हैं। अच्छा जी, आज के लिए मेरे ख़्याल से इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।